हमारे पास टॉपिक आज का है रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके नाम ये हैं आपके पास। या तो फैनकनी सिंड्रोम होगा, बार्टर सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम और लिडल सिंड्रोम। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हम इनके नाम लिखते हैं और इनको किस तरह से आपने याद करना है ये आपको बताते हैं। आपके पास पहले है फैनकनी। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आपके पास है बार्टर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपके पास कौन सा है? जिटलमैन। जिटलमैन, फिर आपके पास आ गया लिडल, और एंड पे आपके पास सेम। सेम से बनता है आपके पास सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो एक्सेस। सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलो एक्सेस। ठीक है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है हमारे पास फैनकनी है, तो फैनकनी से आपने रिमेंबर रखना है कि हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, एफ से फर्स्ट और एफ से फैनकनी। तो अगर कोई भी फर्स्ट पार्ट का आपके पास डिफेक्ट होगा तो ये आपके पास फैनकनी है। ठीक है, इससे आपको रिमेंबरिंग में इजी होगा। फिर उसके बाद आपने इसको अरेंज कर लेना है इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जैसा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस पहले बी आता है। ठीक है जी, ए के बाद बी आता है, बी के बाद आपके पास जी, बी के बाद आता है, और ऐसे ही आपके पास एल और एस। तो ये सारे आपके पास अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट अरेंज है। दूसरी बात आपके पास इसको रिमेंबर करने का ये तरीका है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके पास बार्टर जो है वो डीसीटी का डिफेक्ट है या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, तो बी पहले आता है जी से। तो बी पहले है, इसका मतलब है बार्टर जो होगा वो पहले वाला पार्ट होगा नेफ्रॉन का। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपके पास ये जो जितनी भी ट्यूबुलर डिफेक्ट होती हैं डिजीजेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बाकी नेफ्रॉन के सारे पार्ट जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यही ठीक लेंथ हो गया। ऐसी थी जहाँ पे बैट्समैन को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि वो शॉट्स निकाल सके, तो इधर बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर कंपैरिजन में जाए हम लोग तो देखिए 56 पे एक आउट था, न्यूजीलैंड का भी 10 ओवर में 56 पे एक आउट था। और अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हमने देख ली बात। अब हम पहले बात करते हैं हमारे पास फैनकनी सिंड्रोम। तो फैनकनी सिंड्रोम जैसे कि हमें पता चल रहा है हमारे पास कहाँ से ये जो मेनली डिफेक्ट है ये किस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास पीसीटी के पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट को ये डिफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी से हमारे पास कौन कौन से जो आपके पास सोल्यूट्स थे उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही थी। तो हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा था। इसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड, ये भी 100% हो रहा था। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी सॉल्यूट्स थे जिसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट्स थे, उसके अलावा हमारे पास क्या था? फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे जो सॉल्यूट्स थे ये पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रहे थे। अब अगर हमारे पास फैनकनी सिंड्रोम है किसी पेशेंट को तो उसके पीसीटी में डिफेक्ट है। ठीक हो गया, डिफेक्ट की वजह से यहाँ से आपके पास रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आपके पास ये वाले जो सॉल्यूट्स हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन में मसला आएगा। और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा? पेशेंट के यूरिन में हमें ग्लूकोज भी मिलेगा तो ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड मिल रहे हैं तो आपके पास अमाइनो एसिड इन यूरिन। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो आपके यूरिन में स्क्रीट हो रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट्स इन नेचर में क्या होते हैं आपके पास? अल्कलोसिस। ठीक है, अल्कली होते हैं ये। अल्कलोसिस की कंडीशन है, तो अगर अल्कलोसिस की कंडीशन है आपके पास तो बाइकार्बोनेट बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो आपके पास इसका ये मतलब है कि बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा तो पेशेंट जो होगा वो आपके पास मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। ठीक है जी, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स आपके पास बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हैं। और मेटाबॉलिक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किडनी की वजह से आपके पास एसिडोसिस हो रहा है। अगर दूसरा, अगर इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते तो फिर हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस। ठीक हो गया, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, पीसीटी से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया। और अगर हाइपोफॉस्फेटीमिया हो रहा है तो ये जो पेशेंट होगा उसकी आपके पास कंडीशन देखने को मिल सकती है हाइपोफॉस्फेटीमिया के साथ कि उसकी जो बोन ग्रोथ होगी ना वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बोन की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। तो ये जो पेशेंट होगा वो रिकेट्स और ऑस्टियोपिनिया के साथ प्रेजेंट करेगा। रिकेट्स, ओस्टियोपिनिया। ठीक हो गया, तो ये इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। अब जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है इसमें वो हमें किस तरह से पता चलेंगी? नॉर्मली होता पता क्या है
कि अगर हमने पेशेंट को चेक करना है कि ये जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ का है या नहीं है, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं नॉर्मली अमूमन, कि अगर उसके यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है तो हम ये कह देते हैं कि ये जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ मेलाइटस का है, ठीक है। तो ये जो बेबी होगा, बेबी के आपके पास यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा तो क्या हम उसको कह दें कि जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ का है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से वो घुमा के पूछता है आपके पास कि पेशेंट जो है उसके यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन उसका जो सीरम ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल है, सीरम ग्लूकोज नॉर्मल, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल पॉइंट है इसका। अमूमन ऐसा ही होता है कि ग्लूकोज जब भी यूरिन में आएगा तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन होगी, ठीक हो गया। तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि सीरम ग्लूकोज जो होता है वो नॉर्मल होता है, 100 to 125, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर सीरम में मिलेगा। अगर सीरम में इंक्रीज है तो ये फिर हम कह सकते हैं ना कि उसको आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक हो गया। एक ये बात है, और दूसरा आपके पास अमाइनो एसिड से रिलेटेड भी, अगर अमाइनो एसिड यूरिन में मिल रहे हैं तो आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि हार्टनप डिजीज़ होती है, हार्टनप डिजीज़। और हार्टनप डिजीज़ में आपके पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। मोस्ट कॉमनली जो अमाइनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफान, ठीक है, जो कि फर्दर आपके पास नायासिन बनाता है। और अगर आपके पास ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास जो कंडीशन होगी प्लेग्रा, ठीक है, स्किन रैशेज वगैरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हार्टनप डिजीज़। तो अब इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। और अमाइनो एसिड अगर यूरिन में मिल रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके पास इस पेशेंट में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि आपके पास अगर अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आपके पास फर्दर ट्रिप्टोफान ने फर्दर नायासिन विटामिन B3 में कन्वर्ट होना था। तो नायासिन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हार्टनप डिजीज़ जो है वो भी इसके साथ रिलेट कर सकती है, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें आपके पास होती हैं फनकनी सिंड्रोम के साथ रिलेटेड। फर्दर अगर हम एक और बात इसके साथ रिलेट करें तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं हमारे पास, इसके अलावा हम जितनी भी डिस्कस करेंगे उन सब में हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशियल पॉइंट है फनकनी सिंड्रोम, ये आपके पास सिर्फ सेपरेट इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, बाकी सब में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलता है। सब में जितनी भी हैं, बार्टर है, जिटलमैन है, लिडल है, सब में ये कंडीशन मिलेगी। इसमें सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, तो ये भी डिफरेंशियल पॉइंट है। इसके अलावा सब में कॉमन है कि सब में हाइपोकैलीमिया मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्यों मिलता है, हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ कि कल हमने देखा था कि हमारे पास जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है ना वो आपके पास ये है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न होता है 67 पॉइंट PCT से 67%, 25% आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले से, 5% DCT थे। तो ये आपके पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होती है। अगर आपके पास PCT का डिफेक्ट है तो मेनली आपके पास सोडियम की जो एब्जॉर्प्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, 67% रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बिल्कुल भी सोडियम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अगर इससे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो जितना भी सोडियम होगा वो सारे का सारा आपके पास नेक्स्ट चला जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास जितने भी सोडियम के ट्रांसपोर्टर हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कहेंगे कि हम सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लें, ताकि 100% सोडियम जब तक आपके पास यूरिन यहाँ तक आए तो यूरिन में सोडियम जो हो सारे का सारा हम रीअब्जॉर्ब कर लें। तो इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपके पास होता कुछ इस तरह से कि एंड पे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर जो ई नेक चैनल होते हैं ना, ई नेक एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो इसके मुकाबले में पोटाशियम और प्लस हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या होगा, ये एक्सक्रीट होगा यूरिन में। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम जो होगा वो एक्सक्रीट हो रहा है तो ये कंडीशन आपके पास करवा देगी हाइपोकैलीमिया, ठीक हो गया। तो इस वजह से आपके पास हाइपोकैलीमिया आपको देखने को मिलता है, ठीक हो गया जी। अब ये जो डिजीज है आपके पास, इसकी मोस्ट कॉमन काजेस क्या क्या हैं, ये ज्यादातर आपके पास हेरिडिटी डिफेक्ट होता है, हेरिडिटी डिफेक्ट, ठीक है। हेरिडिटी डिफेक्ट में मोस्ट कॉमन आपके पास विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज आपके पास इसका निमोनिक एक हमने बनाया हुआ है कि आपके पास इंक्रीज कॉपर, इसमें कॉपर की अकोमोलेशन हो जाती है। तो इसको आपने याद रख लेना है LNP से, LNP, ठीक है। एल से आपके पास ये लीवर को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो आपके पास जो कॉपर होगा वो लीवर में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। ये डिजीज से नहीं है, वैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये बहुत अहम डिजीज है। अच्छा जी, लीवर में अगर आपके पास कॉपर की अकोमोलेशन हो जाएगी तो आपके पास डिस्ट्रक्शन होगी और लीवर अमाइन जो आपके पास एंजाइम होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। लीवर के अलावा आपके पास ये न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करती है। तो न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट इसके क्या होंगे कि आपके पास इस पेशेंट में एटेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक हो गया, ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल एक्स्ट्रा पैरामिडल
ट्रिमर्स की कोई भी डिजीज जो होगी वो इसमें हो सकती है, ठीक है। लेंटिफार न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती है। और पी से साइकोसिस, साइकोसिस, ठीक हो गया। तो एल एन पी से आपने याद करना है। अगर किसी डिजीज में आपके पास ये सिम्टम जो है वो कॉमन दे रहा है, वो कह रहा है कि लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ मिल रहा है, एटेक्सी है उसको, निस्टैग्मस है, ठीक है, ट्रिमर है उसको, इसके अलावा डिप्रेशन है उसको, उसके अलावा एंग्जाइटी है, तो ये अगर कॉमन सिम्टम आ रहे हैं तो ये जो पेशेंट होगा वो विल्सन डिजीज का होगा। इसमें होता कुछ इस तरह से कि पेशेंट की जो आई होती है उसमें आपके पास केयर फ्लैशर रिंग मिलता है, ठीक हो गया। केयर फ्लैशर, केयर फ्लैशर रिंग जो होता है वो आपके पास, उसको किस तरह से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, स्लिट लैंप की मदद से हम उसको, स्लिट लैंप से हम क्या करते हैं कि ये फ्लैशर रिंग को डायग्नोज करते हैं कि क्या कॉपर की कॉम्बिनेशन हुई हुई है, ठीक हो गया। तो अगर किसी पेशेंट को विल्सन विल्सन डिजीज है, ठीक हो गया, तो विल्सन डिजीज वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमनली फनकनी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है, नीमिनपेक डिजीज, बाकी भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। फर्दर आपके पास मल्टीपल माइलोमा, अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा है तो इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक्वायर्ड होगी, एक्वायर्ड जो बाद में आपके पास डेवलप हुई। और ये आपके पास हेरिडिटी में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और विल्सन, ये आपके पास हेरिडिटी थी और एक्वायर्ड मल्टीपल माइलोमा। कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि सिस्प्लाटिन एंटी कैंसर, उसके अलावा हमारे पास आइफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास टिनोफोवीर, टिनोफोवीर आपके पास एंटीवायरल ड्रग होती है ये, ठीक है। ये सिस्प्लाटिन और अफोस्फामाइड जो थी ये आपके पास थी एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास लेड पॉइजनिंग, तो ये सारी सारी कंडीशन जो है ये फनकनी सिंड्रोम जो है वो काज करवा सकती है, ठीक हो गया। तो पहली बात हमने देख ली है, फनकनी सिंड्रोम से रिलेटेड क्या क्या पेशेंट को देखने को मिल सकता है। दोबारा से हम रिपीट कर सकते हैं, ग्लाइकोज ग्लूकोज यूरिया मिलेगा लेकिन पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का नहीं होगा। अमाइनो एसिड आपके पास अगर रिजॉर्प्शन नहीं हो रही तो पेशेंट को हार्ट नर्व डिजीज हो सकती है। सिर्फ एक डिजीज है जिसमें आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है जितनी भी ट्यूबुलर डिफेक्ट है, ठीक है। बाकी सब में अल्कलोसिस मिलेगा। हाइपोफास्फेटीमिया होगा क्योंकि फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ये इसको लेके जा सकता है रिकेट्स और ऑस्टियोपिनिया की तरफ, ठीक है, कि बोन मास जो होगा वो पेशेंट का डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपोकलीमिया वाली जो बात है मैंने वो आपको बता दी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो फर्दर नेक्स्ट डिजीज है, हमने अल्फाबेटिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो बी है। बी से हमारे पास है बार्टर, बार्टर, ठीक है। तो बार्टर डिजीज हमारे पास, बार्टर सिंड्रोम इन्होंने मेनली लिखा हुआ है, बार्टर सिंड्रोम। तो मोस्ट कॉमनली जो पार्ट इफेक्ट होता है इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मेनली आपके पास एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, ठीक हो गया। तो जिसकी मदद से आपके पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, पोटाशियम की भी होती है और क्लोराइड की भी होती है। और ये जो पोटाशियम होता है इसकी मदद से आपके पास, हमने क्या कहा था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो सारी बातें मैंने की हैं यहाँ पे हमने कल देखा था, वहां पे मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ। ये आपके पास ट्रांसपोर्टर था, ठीक है जी, ये ट्रांसपोर्टर था आपके पास सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ल्यूमिनल साइड से सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती थी। तो सोडियम और क्लोराइड आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाता था, पोटाशियम भी। इसके अलावा ये जो पोटाशियम था फर्दर आपके पास ये एपिकल साइड के ऊपर एक और ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि पोटाशियम को आपके पास ल्यूमिनल साइड में रिलीज करवाते हैं। पोटाशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके पास कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है जिसकी मदद से जो कैल्शियम था ये पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब अगर किसी पेशेंट को आपके पास बार्टर सिंड्रोम है तो वो एक्ट सेम सेम एक्ट करेगा जैसे कि हम उसको लूप डायूरेटिक्स दे रहे हैं। लूप डायूरेटिक्स इस चैनल को बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पास ये चैनल बंद हो गया तो ना तो आपके पास क्या होगा कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ना आपके पास पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है जी, ना क्लोराइड की होगी और ना कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे जो सल्यूट्स हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो आपके पास डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और मेनली आपके पास इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो उन्होंने बुक पे बात लिखी हुई है, उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास हाइपर कैल्सीयूरिया के साथ मिलेगा क्योंकि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो सारे का सारा जो कैल्शियम होता है वो आपके पास यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। इस वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया। और दूसरे नंबर पे हाइपोकैलीमिया, वही बात है जो मैंने पहले बता दी है कि हाइपोकैलीमिया क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास
एंड पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे आपके पास इनेक सोडियम चैनल ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सोडियम जितना भी बचा हुआ है सारा रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो ये बात ही आपके पास इससे रिलेटेड। दूसरा आपके पास ये जो डिजीज होगी, जैसे हमने कहा कि बाकी सारी की सारी क्या करवाती हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों करवाती हैं? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इस वजह से होगा कि आपके पास जब ई नेक चैनल अपना काम करेंगे कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके अपोजिट आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि पोटाशियम यूरिन में जाएगा और एच पॉजिटिव आयन भी यूरिन में जाएंगे। तो ये आपके पास जो तीनों के ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, जो सेम एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम सोडियम को यूरिन से निकाल रहे हैं तो दोनों चीजें यूरिन में फेंकनी पड़ेंगी, पोटाशियम और हाइड्रोजन। तो इस वजह से जब हाइड्रोजन आपके पास यूरिन में जाएगा तो ये क्या काज करवा देगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। क्योंकि एसिड निकाल रहे हैं, अगर एसिड निकाल रहे हैं तो पीछे अल्कालोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया, और किडनी की तरफ वजह से हो रही है, इस वजह से मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक हो गया, तो मेन पॉइंट जो है बार्टर सिंड्रोम से रिलेटेड आपके पास सबसे पहले ये जो डिजीज होती है ये आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। और ये क्या क्या काज करवा देगी आपके पास, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा इसके साथ रिलेटेड, के हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया, ठीक हो गया। और ये एक्ट सेम लाइक का लूप डायूरेटिक्स, एलडी। लूप डायूरेटिक्स जैसे काम करते हैं वैसे ही आपके पास डिजीज होती है वो काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है उसको हम कह सकते हैं कि बी के बाद क्या आता है, जी, जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम आपके पास कौन सा पार्ट इन्वॉल्व कर रही है, हम डायग्राम पे देख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जिटलमैन जो सिंड्रोम है वो किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, आपके पास डीसीटी के पार्ट को। तो अगर डीसीटी का डिफेक्ट है तो डीसीटी में कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हम देख लेते हैं, कल हमने पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास। तो डीसीटी के ऊपर आपके पास सबसे पहले सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम और क्लोराइड को सेल के अंदर फेंकता है और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज फॉर्म तो सब भी होता है। फर्दर हमारे पास इसी डीसीटी के ऊपर क्या होता है कि सोडियम कैल्शियम, ये आपके पास एंटीपोटर होता है, जो कि सोडियम को सेल के अंदर और कैल्शियम को ब्लड में फेंकता है। अब ये जो आपके पास कंडीशन होती है ना, इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास डिफेक्ट है तो ये पंप काम नहीं करेगा। अगर ये पंप काम नहीं करेगा तो इसके नतीजे में आपके पास इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल डिक्रीज होता है ना, तो सोडियम का लेवल डिक्रीज हो गया, अब आपके पास सोडियम कम है, तो कम सोडियम को कंपनसेट करने के लिए सेल में सोडियम बाहर से तो आ नहीं सकता, ल्यूमिनल साइड से तो आ नहीं सकता। तो आपके पास जो बेजोलेटरल साइड के ऊपर सोडियम के पंप होते हैं ना, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब सेल के अंदर सोडियम कम था तो ब्लड से सोडियम पकड़ के सेल के अंदर ये पंप ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये काम होता है तो आपके पास अब उसके ऑपोजिट ये होगा कि आपके पास ये सोडियम को तो अंदर फेंक रहा है लेकिन कैल्शियम को सेल से बाहर फेंकेगा। जब कैल्शियम को सेल से ब्लड में फेंकता है तो आपके पास इंट्रासेलुलरली कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो इस कैल्शियम को आपके पास बढ़ाने के लिए क्या होता है कि ये जो आपके पास पंप होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो आपके पास बढ़ जाती है। ठीक हो गया, तो जब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को आपके पास एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और ये जो होता है आपके पास डिजीज, इसमें हाइपोकैल्सीयूरिया मिलेगा पेशेंट को, हाइपोकैल्सीयूरिया। हाइपोकैल्सीयूरिया। और फर्दर आपके पास वही वही बातें, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ साथ आपके पास क्या मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया, वो सारी बातें जो हैं वो सेम है। और ये जो आपके पास डिजीज होती है एक्ट सेम किसकी तरह काम करेगी, आपके पास थाइजाइड यूरेटिक्स डायूरेटिक्स, थाइजाइड डायूरेटिक्स की तरह ये काम करती है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दो डिजीजेज हैं, लिडल सिंड्रोम और उसके अलावा आपके पास सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलोकोर्टिकाइड। इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास हमने जो एक चीज हमारे पास रहती थी वो कौन सी थी, कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, वो हमने छोड़ा हुआ था, एंडोक्राइन में हमने नहीं पढ़ा था। उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको, लेकिन पहले हम ना इसी को डिस्कस कर लें फिर उस पर आ जाएंगे। है तीनों सारी चीजें इसके साथ रिलेट ही हैं। तो जिटलमैन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लिडल सिंड्रोम है। तो लिडल सिंड्रोम में आपके पास ये जो ई नेक्स्ट चैनल होते हैं ना, ई नेक्स्ट चैनल, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, एपिथेलियल सोडियम चैनल की एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इस डायग्राम पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या बनाए हुए हैं, ई नेक्स्ट सोडियम चैनल। ठीक है, ये वाले, ये आपके पास ई नेक्स्ट सोडियम चैनल बनाए हुए, तो इनकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोडियम होता है वो आपके पास रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होएगा तो उसके अपोजिट आपके पास क्या होगा कि पोटाशियम और हाइड्रोजन पंप जो होगा वो ओवर एक्टिवेट होगा। तो ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास हाइपरटेंशन के साथ मिलेगा। हाइपरटेंशन के साथ क्यों मिलेगा? क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिडल सिंड्रोम। तो लिडल सिंड्रोम मेनली आपके पास नेफ्रॉन के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? कोलेक्टिंग डक्ट को ये आपके पास इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा आपके पास अगर इसको इन्वॉल्व करता है तो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ई नेक्स्ट चैनल, एपिथेलियल सोडियम चैनल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो आपके पास ये फॉलो करता है हमेशा वाटर को। जब सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो अगर ये दोनों आपके पास एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो आपके पास फ्लूइड जो, अगर हम ब्लड की बात करें तो आपके पास सोडियम और वाटर अगर बढ़ जाएगा तो ये जो पेशेंट होगा वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया है, सीरम का लेवल आपके पास इंक्रीज हो गया है। फर्दर इसी के साथ साथ ये तो सारी बातें हमने कह दी। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ी, तो सोडियम अगर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो डिक्रीज पोटाशियम, तो ये क्या करवा देगा? हाइपोकैलीमिया। और आपके पास फर्दर डिक्रीज एच पॉजिटिव आयन इन सीरम, तो ये क्या करवा देगा? मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है, यहां तक बात होगी। फर्दर ये नेक्स्ट ये बात है कि इस पेशेंट में आपके पास एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन इसमें डिक्रीज मिलता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक से, क्योंकि बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन को कौन रिलीज करवाता है? रीनिन रिलीज करवाता है ना। तो रीनिन आपके पास रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ब्लड है, किडनी की तरफ भी प्रॉपर आ रहा है। तो इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन जो होगा वो आपको क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। लेकिन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा मिलेगी और पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ भी होगा। तो ये होती है आपके पास लिडल सिंड्रोम की कहानी। आखिरी बात रहेगी ये हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सेम। सेम का क्या मतलब है? सेम का मतलब है आपके पास सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरेलोकोर्टिकाइड एक्सेस। होता है इसमें कुछ इस तरह से कि आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपके पास कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट करता है। कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट करता है। अब होगा कुछ इस तरह से कि इसका डिफेक्ट होगा। अगर इसका डिफेक्ट होगा तो आपके पास ये जो एंजाइम होगा ये एक्ट नहीं करेगा। अगर ये एक्ट नहीं करेगा तो कोर्टिसोल का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो कोर्टिसोल आपके पास ये, इसकी एक आपके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये एक्ट लाइक अ मिनरेलोकोर्टिकॉइड। मिनरेलोकोर्टिकॉइड, तो मिनरेलोकोर्टिकॉइड किसको हम बोलते हैं? आपके पास एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम मिनरेलोकोर्टिकॉइड है। तो एल्डोस्टेरोन ही होती है हमारे पास बेसिकली, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो अगर कोर्टिसोल एक्ट लाइक अ मिनरेलोकोर्टिकॉइड तो ये एल्डोस्टेरोन का ही काम करेगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम अगर करेगा तो एल्डोस्टेरोन ने क्या करवाना था? आपके पास सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना था, पोटाशियम को और एच पॉजिटिव आयन को डिक्रीज करना था। ठीक हो गया, तो ये सारा काम होगा। अगर ये सारा काम होगा तो पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, हाइपोकैलीमिया एंड द फर्दर मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, इन सारी कंडीशन के साथ मिलेगा। लेकिन इस पेशेंट में भी एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो कम मिलेगा। एल्डोस्टेरोन खुद नहीं है, उसकी जगह आपके पास कोर्टिसोल जो है वो उसके रिसेप्टर पे बार बार लग रहा है। हमारे पास क्या होता है कि ये एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कोर्टेक्स की अगर हम बात करें तो दरमियान में मेडुला है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। तो आपके पास इसकी तीन लेयर होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरस। ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकोर्टिकॉइड रिलीज होता है, फेसिकुलेटा से कोर्टिसोल रिलीज होता है। ठीक है, तो कोर्टिसोल की एक्टिविटी होती है कि ये इसके रिसेप्टर को भी जाके एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे पेशेंट में आपके पास क्या मिलेगा? एल्डोस्टेरोन का लेवल तो डिक्रीज होगा, लेकिन पेशेंट जो होगा वो हाइपरटेंशन के साथ मिलेगा। अगर कोई पेशेंट जो है वो ल्यूकोराइस, जिसको हम मलट्ठी कहते हैं, ल्यूकोराइस वो यूज कर रहा है, तो ल्यूकोराइस आपके पास बेसिकली ये कफ सिरप्स में भी यूज की जाती है। इसकी भी एबिलिटी होती है कि ये भी इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देती है, तो जिसकी वजह से कोर्टिसोल जो होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आपके पास जो कंडीशन होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट का ये मतलब होता है कि अगर ये आपके पास, अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो अगर दोनों में से आपके पास, अगर ये आपके पास ऐसी कंडीशन है, पिनट स्क्वेयर अगर हम बनाएं,
ए ए, ठीक है जी, ए और ए, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। लिटिल सिंड्रोम सिर्फ एक ऐसी डिजीज है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बाकी सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हमने बात करनी थी कि हमारे पास हाइपो एल्डोस्टिरोन सॉरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। पहली बात तो ये कि आपके पास हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में हाइपर आगे एल्डोस्टिरोन, ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि एल्डोस्टिरोन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो दो किस्म की आपके पास कंडीशन हो सकती है, एक प्राइमरी और एक आपके पास सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा तब होगा कि अगर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड का आपके पास क्या हाइपरप्लेजिया हो चुका है या वहां पे बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, तो ये प्राइमरी कंडीशन होगी। सेकेंडरी कंडीशन क्यों हो सकती है? आपके पास अगर ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, जहां से आपके पास एड्रीन एल्डोस्टिरोन ने प्रोड्यूस होना था, वहां पे ग्लोमेरुलोजा लेयर में आपके पास यहाँ तो हाइपरप्लेजिया हो चुका है, यहाँ पे तो वहां पे आपके पास क्या है कि बिनाइन ट्यूमर है। तो कौन सिंड्रोम, उसको बिनाइन ट्यूमर को बोलेंगे कौन सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरा आपके पास हाइपरप्लेजिया। तो दीज आर द रीजंस फॉर द प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। और ऐसी कंडीशन में आपके पास रीनिन जो होगा वो डिक्रीज मिलेगा, डिक्रीज रीनिन। क्यों डिक्रीज रीनिन मिलेगा? एल्डोस्टिरोन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रीनिन रिलीज हो रहा है। होता इस तरह से कि रीनिन आपके पास किडनी से रिलीज होता है, ठीक है, किधर से आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस से रिलीज होता है, और वो फर्दर आपके पास एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 आपके पास एल्डोस्टिरोन को रिलीज करवाता है, ठीक है। ये सारा फिनोमिना चलता है। लेकिन अगर आपके पास एल्डोस्टेरोन इधर से घूम के नहीं आ रहा, बल्कि जिधर से एल्डोस्टेरोन बनना था उस आपके पास सेल्स का ट्यूमर हो चुका है, तो ये होगी प्राइमरी काज। सेकेंडरी काजेज में आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस का ट्यूमर है, कि आपके पास रीनिन जो है वो एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सेकेंडरी काज हो सकती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीनिन, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल जिधर से रीनिन रिलीज होना था, वो आपके पास जो सेल हैं उनका ट्यूमर हो चुका है। इसके अलावा आपके पास रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, ठीक है, कि ये आपके पास यहाँ पे एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक हो सकता है, सेक्लेरोटिक प्लेक, ठीक है। ये आपको जो येलो कलर से नजर आ रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कम ब्लड आएगा रीनल की तरफ, आपके पास किडनी की तरफ कम ब्लड आएगा। अगर कम ब्लड आएगा तो जेजी सेल जो होंगे वो रीनिन को रिलीज कर देंगे। अगर ये परसिस्टेंट कंडीशन है तो रीनिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, और ये भी आपके पास सेकेंडरी काज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीनिन। इस कंडीशन में दोबारा से रीनिन रिलीज होने की वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है। फर्दर आपके पास ऐसी कंडीशन है सिरोसिस, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर और आपके पास सिरोसिस में ये होगा कि जो ब्लड होता है ना, ये प्रॉपर किडनी की तरफ नहीं आता। सिरोसिस में भी ऐसी कंडीशन होती है, और हार्ट फेलियर में तो पंप ही नहीं करता हार्ट जो ब्लड को, तो इस वजह से किडनी की तरफ कम आएगा। तो इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस अगर कम ब्लड आएगा किडनी की तरफ तो फिर रीनन ज्यादा होगा, रीनन ज्यादा होने की वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपके पास कंडीशन है, तो बाकी सारी वही बातें हैं। वो पेशेंट को कह रहा है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, पेशेंट को हाइपोकैलीमिया भी है। वो क्यों हो रहा है सारा मैंने बता चुका हूं पहले, कि क्या क्या काम करवाता है हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा होगा तो ये सारे काम होंगे। ये सारी कंडीशन है। और साथ उसने सिर्फ एक छोटी सी बात लिख दी है कि डिक्रीज रीनिन, लेकिन रीनिन का लेवल जो है वो कह रहा है कि डिक्रीज है। तो हम कहाँ जाएंगे? और साथ वो ये कह रहा है कि हमें एक मास मिल रहा है, किडनी के ऊपर एक मास मिल रहा है। तो ये आपके पास कंडीशन होगी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की। फर्दर आपके पास हार्ट फेलियर की कोई हिस्ट्री है, सिरोसिस की हिस्ट्री है, या आपके पास फिर दोबारा से वो कह रहा है कि बिनाइन मास मिल रहा है हमें किडनी के साथ, और साथ में रीनिन का लेवल भी इंक्रीज है, तो फिर हम कहेंगे कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल का ट्यूमर है, और ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। फर्दर यहाँ पे आ जाएं, सेम वही कंडीशन मिल सकती है हमारे पास, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और हाइपरटेंशन, सेम कंडीशन मिल सकती है, ठीक हो गया। और एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर कम है, एल्डोस्टेरोन कम है, तो ये आपके पास कंडीशन होगी लिडल सिंड्रोम। और आपके पास सेम वही कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, वो सारी कंडीशन है, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है, और एल्डोस्टेरोन के लेवल कम होने के साथ साथ वो ये मेंशन कर रहा है कि बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा है, तो फिर हम कहेंगे सेम। सेम क्या है? सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकाइड एक्सेस, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं वो मिलती जुलती हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे मैंने तब नहीं बताया था, क्योंकि ये मेन वजह थी कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकोगे। सब में मेन चीजें हैं सेम, मेन सम कॉमन पॉइंट क्या आएंगे? हाइपोटेंशन सब में होगी, सब में हाइपोकैलीमिया होगा, सब में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो ये हमें ले जाएगा हाइपर एल्डोस्टेरोन, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ। और फिर हमने इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। या तो रीनन का लेवल कम होगा तो प्राइमरी है, अगर रीनन का लेवल ज्यादा होगा तो सेकेंडरी है।
अगर आपके पास हाइपरटेंशन, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिल रहा है, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम मिल रहा है, एल्डोस्टेरोन कम है, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इतनी बातें हैं, ठीक है, ये बातें, और एल्डोस्टेरोन कम है तो ये होगी आपके पास लीडल सिंड्रोम। अगर एल्डोस्टेरोन भी कम है और साथ वो कह रहा है कि कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा है, तो फिर आपके पास ये डिजीज होगी सेम सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकाइड एक्सेस। ठीक हो गया जी। तो यहां तक हमारे पास जो बातें थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं हमारे पास पोटाशियम शिफ्ट की। पोटाशियम शिफ्ट क्या कंडीशन होती है कि आपके पास पोटाशियम जो है वो मेनली सेल के अंदर ज्यादा होता है, तो हमने ये देखना है कि आपके पास पोटाशियम सेल के अंदर कब ज्यादा होता है और सेल के बाहर कब ज्यादा होता है। पोटाशियम शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखता हूँ कि हमारे पास इंसुलिन, ठीक है, उसके अलावा आपके पास बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास अल्कालोसिस, और चौथे नंबर पे आपके पास हाइपो ओस्मोलैरिटी। तो ये वो कंडीशन है जो कि आपके पास पोटाशियम को शिफ्ट करेंगी इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर किस तरह से, हमें पता है कि हमारे पास अगर सेल है तो सेल के ऊपर मेनली कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम पोटाशियम, जो कि पोटाशियम को सेल के अंदर और सोडियम को सेल के बाहर फेंकते हैं, ठीक है, और विद द यूज ऑफ एटीपी। इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, जो क्या करेंगे कि आपके पास ये पोटाशियम को सेल के अंदर और हाइड्रोजन को सेल के बाहर फेंकेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास इन पंप को किस तरह से ड्राइव करना है। अगर आपके पास इंसुलिन का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन आपके पास इस चैनल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। अगर इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम सेल के बाहर आएगा और ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम सेल के अंदर जाएगा। ठीक हो गया। तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। अगर हम बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं किसी बंदे को बीटा एगोनिस्ट, तो बीटा एगोनिस्ट आपके पास जो ड्रग्स होती हैं वो भी इसी चैनल की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। ठीक हो गया, दो बातें होगी। तो सोडियम बाहर ज्यादा होगा, पोटाशियम अंदर। अगर कभी एल्कलोसिस की कंडीशन हो चुकी है, एल्कलोसिस का क्या मतलब है कि बॉडी में एच पॉजिटिव आयन जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। अगर एच पॉजिटिव आयन कम हो गए हैं तो पीएच जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपके पास पंप होते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, ये अगर ब्लड में सीरम में आपके पास हाइड्रोजन कम है तो ये सेल से हाइड्रोजन को निकाल के सीरम में फेंकेगी ताकि पीएच को दोबारा से बफर कर सके, मेंटेन कर सके। तो इसके नतीजे में जब जब हाइड्रोजन बाहर आएगा तो पोटाशियम जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा। तो ये आपके पास पंप की जो एक्टिविटी होती है वो अल्कालोसिस की कंडीशन में बढ़ जाएगी। और हाइपो ओस्मोलैरिटी, अगर बाहर ओस्मोलैरिटी कम है, सल्यूट कम है, तो क्या होगा कि वाटर जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा। अकेला वाटर नहीं जाता बल्कि ये पोटाशियम को पकड़ के भी सेल के अंदर ले जाता है। ठीक हो गया। अब ये सारी बातें इसी के उल्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इसका उल्ट क्या होगा कि अगर बॉडी में डिक्रीज इंसुलिन है, इंसुलिन डिक्रीज कब होगी तो मैं बता देता हूँ आपके पास डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में। और अगर कोई पेशेंट जो है वो बीटा एंटागोनिस्ट ले रहा है, एंटागोनिस्ट ले रहा है, अगर बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन है, ठीक है, और अगर बॉडी जो है आपके पास कोई बंदा डिजिटेलिस ले रहा है जैसे कि डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, ठीक हो गया, या फिर आपके पास ये सारी कंडीशन जो हैं ये क्या करेंगी, अगर इंसुलिन कम है तो इस पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो अगर कम हो जाएगी तो पोटाशियम उतना ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम का जो लेवल होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बंदा बीटा एंटागोनिस्ट ले रहा है तो ये पंप बंद कर दिया हमने। एसिडोसिस अगर हो रही है तो एसिडोसिस का यहाँ पे देखिए हमारे पास कि एसिडीमिया की कंडीशन में आपके पास ये जो पंप होता है ना ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अल्कालीमिया, ये पहली बातें हमने जो की है ना, इंसुलिन, बीटा एगोनिस्ट, अल्कालीमिया, अल्कालोसिस, सीरम हाइपोस्मोलैरिटी। तो बीटा एगोनिस्ट और इंसुलिन ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को बढ़ा रहे थे, सोडियम बाहर जा रहा था, पोटाशियम अंदर आ रहा था। अल्कालीमिया हुआ तो आपके पास ये जो पंप है ये पोटाशियम हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहे हैं और पोटाशियम को सेल के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर हाइपो ओस्मोलैरिटी है तो वाटर मूव करेगा और साथ पोटाशियम को भी लेके जाएगा। ये जो पंप है ये आपके पास बाई डायरेक्शनल होगा। अगर अल्कालीमिया की कंडीशन है तो ये एच पॉजिटिव आयन को बाहर फेंकेगा, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ये काम करेगा। अगर बाहर हमने बफर करना है कि बाहर हमें अल्कालीमिया मिल रहा है तो हमने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
बाहर H पॉजिटिव आयन फेंकने हैं। अगर बाहर आपके पास एसिडोसिस की कंडीशन है तो ये रिजर्व कर लेता है, ये कहता है कि बाहर अगर एसिडोसिस है तो मैं सारे H पॉजिटिव आयन को सेल के अंदर ले जाऊंगा। तो एसिडीमिया की कंडीशन में पोटाशियम बाहर जाएगा और अल्कलीमिया की कंडीशन में पोटाशियम जो होगा वो सेल के अंदर आएगा। ठीक हो गया। हाइपो इंसुलिनीमिया, कि अगर बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम है या कोई बंदा बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो ये पंप को बंद कर देते हैं। डाइजॉक्सिन आपके पास जो ड्रग होती है वो भी इसको बंद कर देती है। सक्सिनाइल कोलिन आपके पास ये ड्रग होती है। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आपके पास ये ड्रग है। और ये भी आपके पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की जो आपके पास ये पंप होता है ना, उसको इस तरह से आपके निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो होंगे उस पे एक्ट करेगी और सोडियम को ज्यादा से ज्यादा इंट्रासेलुलर और पोटाशियम को बाहर निकालेगी। और एंड पे आपके पास ये तो सेम वही कंसेप्ट है सेल लाइसिस, कि अगर सेल फट गया तो क्योंकि पोटाशियम बैग्स होते हैं सेल, तो सारे का सारा जो पोटाशियम होगा वो सेल से बाहर चले जाएगा। तीन चीजें आपने मेन याद रखनी है हमेशा, कभी नहीं भूलनी चाहिए। इंसुलिन, इंसुलिन आपके पास इंसुलिन सेल के अंदर फेंकती है, तो पहले दो लफ्ज से याद रखना है इन, इंसुलिन इन, कि इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर पोटाशियम को फेंकती है। और बीटा एगोनिस्ट, और तीसरे नंबर पे अल्कलीमिया, अल्कलीमिया, ये जो सारी कंडीशन है ये पोटाशियम को सेल के अंदर बढ़ाती हैं। इसको अगर उल्ट कर देंगे तो आपके पास जो पोटाशियम होगा वो सेल के बाहर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसिडीमिया में, बीटा एंटागोनिस्ट में और हाइपोइंसुलिनीमिया में। और दो आपके पास एक्सेप्शन है, एक है सक्सिनाइलकोलिन और दूसरी है डाइजॉक्सिन। ठीक हो गया। तो पोटाशियम शिफ्ट वाली बात भी हमारे पास खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एक ही रह गया है, रिलेटिव कंसंट्रेशन अलोंग प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सॉरी सॉरी, एक और टॉपिक भी रहता है हमारे पास, अभी ये भी टॉपिक रहता है ग्लूकोज क्लियरेंस टॉपिक। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको पता है कि आपके पास अगर ये नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन में आपके पास पहला पार्ट जो है वो पीसीटी है। तो पीसीटी में आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि 100% रीअब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की। ठीक है। तो अगर आपके पास 100% ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है तो स्पेसिफिकली आपके पास यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आपके पास ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जो कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। अब ये आपके पास एक लिमिटेड वैल्यू तक ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। नॉर्मल आपके पास कितना ग्लूकोज होता है सीरम में? 100 से 120। ठीक है। तो अगर आपके पास ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी पेशेंट को डायबिटीज है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो अगर सीरम में जो ग्लूकोज होगा वो अब हो गया है आपके पास 150, तो इन ट्रांसपोर्टर का जो काम होगा, ये जो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं उनका काम बढ़ जाएगा, तो ये ज्यादा ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ग्लूकोज और बढ़ रहा है, आपके पास इस तरह हो गया कि 200 पे पहुंच गया सीरम में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो ये जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, वो आपके पास अब ग्लूकोज की सारी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। ठीक है। अगर ऊपर से 200 ग्लूकोज आ रहा है ना, तो वो सारे को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एक बंदे के दो हाथ हैं तो वो चार चीजें तो नहीं पकड़ सकता। ठीक है। पकड़ेगा भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन नहीं पकड़ सकता। तो इसी वजह से जब 200 आपके पास मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो आपके पास सारे का सारा जो ग्लूकोज होता है वो आपके पास यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज यूरिया। ठीक है गया। तो थ्रेश होल्ड उसको किस अमाउंट पे मिला? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन इसके भी ज्यादा आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि जब 350 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इतना ज्यादा ग्लूकोज आपके पास जीएफआर में आ रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आ रहा है, तो इसके अमाउंट पे अगर 350 आ रहा है, तो फिर अब सारे के सारे पीसीटी के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि बस भाई, अब हमारी बस है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सैचुरेशन ऑफ ऑल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो सारे के सारे ट्रांसपोर्टर की जो सैचुरेशन होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, मतलब वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और सारा जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो यही इस बात में, ये जो आपके पास ये चार्ट बना हुआ है उसमें कुछ उसने इस तरह से कहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखें कि आपके पास ये इस एक्सिस पे उसने कहा है कि प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है, प्लाज्मा ग्लूकोज के सीरम में, ब्लड में ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है। 0, 200, 400, 600। ठीक है। और ये आपके पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, के ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आपके पास का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ना वो मेनली, अब उनकी जो आपके पास कंसंट्रेशन है, ये देखिए 150 और 300 और 350 पे मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं, सारे के सारे सैचुरेट हो गए। फर्दर आपके पास 450 और 600। अगर अब अर्ली कंडीशन में क्या हो रहा है? अर्ली कंडीशन में आपके पास ग्लूकोज जब तक 200 था, 200 या 200 से कम था, ठीक है, तो ये फिल्टर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, जितना फिल्टर हो रहा था, ठीक है, जितना भी फिल्टर हो रहा था वो सारे का सारा आपके पास रीअब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक है। जितना फिल्टर हो रहा है, ये सेम लाइन बनी हुई है, मैंने ऊपर दोनों बना दी, दो लाइनें इकट्ठी जा रही हैं। जितना फिल्टर हो रहा है वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब हमारे पास एक अमाउंट तक आपके पास यहाँ पे जब 200 से 200 तक पहुंचा तो आपके पास यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये होगा कि 350,
जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, जैसे ही हमारे पास 350 पे आपके पास सैचुरेशन पहुंचती है, तो मैक्सिमम एबिलिटी फॉर द पीसीटी सेल्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, कि ये रीअब्जॉर्ब कर सकता है इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा जितना भी फिल्टर होगा वो आपके पास सारे का सारा क्या होगा कि यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज जीएफआर, कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में, नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन में जीएफआर बढ़ जाता है। अगर जीएफआर बढ़ जाता है तो हमारे पास इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइल्यूशनल एनीमिया। तो डाइल्यूशनल अनीमिया हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ब्लड में आपके पास हेमेटोक्रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड, फ्लूइड बढ़ जाता है, ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स का जो मास होता है हेमेटोक्रेट वो डिक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशनल अनीमिया। तो अगर डाइल्यूशनल अनीमिया है तो आपके पास जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर जीएफआर बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगी, जाहिर बात है। फिल्ट्रेशन क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, ऑल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज अब आपके पास आगे आएगा फिल्टर होके। तो द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अकर्स एट लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। अगर आपके पास प्लाज्मा में बेशक कंसंट्रेशन जो है उसकी कम है, लेकिन कम कंसंट्रेशन के बावजूद भी अब ज्यादा, बहुत ज्यादा आ रहा है, वो किडनी की तरफ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसी वजह से द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अकर्स एट लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज यूरिया एट नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो अब होगा कुछ इस तरह से कि बेशक आपके पास प्लाज्मा में जो ग्लूकोज का लेवल है वो 120 है, लेकिन 120 के लेवल पे ही आपके पास ग्लूकोज यूरिया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीएफआर बहुत बड़ा होता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो फर्दर ये उन्होंने ये लिखा हुआ कि हम इसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर फ्लोजिन ड्रग्स आपके पास ये डायबिटीज में यूज करते हैं, ताकि हम ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन को कम करें और सारे के सारे को हम एक्सक्रीट करवा दें। और इसका मेन साइड इफेक्ट क्या है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ग्लूकोज क्लियरेंस की बात। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है हमारे पास, रिलेटिव कंसंट्रेशन अलोंग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा, ये ना थोड़ा सा सिर्फ इसमें कंसेप्ट है, आपने ये याद रखना है, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना टी पी, टी एफ ओवर पी, ठीक है, तो ये आपके पास है ट्यूब्यूलर फ्लूइड, ठीक है, ओवर प्लाज्मा, प्लाज्मा के ट्यूबुलर फ्लूइड में सेम सल्यूट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा। आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हमने देखना है कि हमारे पास वो ट्यूब्यूल में कितने, मतलब कि नेफ्रॉन में कितने, तो इसको हम नेफ्रॉन कह सकते हैं, और प्लाज्मा आपके पास के ब्लड में कितने। तो इसकी जो आपके पास कंसंट्रेशन है ना उसको हम इस तरह मेजर करते हैं। अब ये जो डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंडीशन, यहाँ पे आपके पास वो कह रहा है कि परसेंटेज डिस्टेंस अलोंग पीटी लेंथ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स लेंथ, कि जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली आपके पास यहाँ पे नेफ्रॉन में पीसीटी के सेल के साथ यहाँ से नीचे जिस तरह से आपके पास क्या होगा कि जिस तरह सीरम आपके पास क्या होगा, जिस तरह से हमारे पास जो सीरम जिस जिस तरह मूव करेगा, तो वैसे वैसे आपके पास होगा क्या कि स्पेसिफिक सल्यूट की अमाउंट जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज्यादा आपके पास जो सल्यूट की अमाउंट डिक्रीज होगी ना, जैसे जैसे आपके पास सीरम जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आपके पास ग्लूकोज और सोडियम की जो अमाउंट होगी वो डिक्रीज होगी। एक्सक्यूज मी, फिल्ट्रेट है, वो पीसीटी में मूव डाउन नीचे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे उसमें से स्पेसिफिक जो सल्यूट्स हैं कुछ की अमाउंट कम होती जाएगी और कुछ की अमाउंट जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड भी सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की बात करें तो वो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन जो होगी ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा, ये अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज होगी, इनकी अमाउंट जो होगी, इनकी रेशो जो होगी वो डिक्रीज होगी। और इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे अमाउंट हो, ऐसी सॉल्यूट्स होंगे जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उनकी जो अमाउंट होगी वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये आप अगर डायग्राम देखें तो आपके पास ये दोबारा से यहाँ पे उसने जो ब्लू कलर से प्रेजेंट किया हुआ है वो ये कह रहा है कि वाटर है, ब्लू कलर वाला वाटर है, और जो सल्यूट है वो आपके पास क्या है, रेड कलर से उसने मेजर किया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे ये नेफ्रॉन में मूव करता है, ठीक है, पहले ये आपके पास 50 सल्यूट था और 50 वाटर था, ठीक है। तो इन दोनों की रेशो जो है वो आपके पास 50-50, अभी भी 50-50 आ रही है, कि जितना वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ है उतना ही आपके पास सल्यूट रीअब्जॉर्ब हुआ है। तो सल्यूट कुछ भी हो सकता है, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द आपके पास एब्जॉर्प्शन, जितना सल्यूट रीअब्जॉर्ब हुआ है उतना ही आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जो एग्जांपल है कि इसमें 50-50 वाटर है, 50 सल्यूट है। जब नेफ्रॉन में इसने आपके पास ये नीचे की तरफ मूव किया, तो अब ये देखें कि आपके पास जो
वाटर था, ठीक है, वाटर के आपके पास जो कंटेंट है वो ज्यादा है, ब्लू जो वाटर था ना वाटर ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो रेड वाले हैं ब्लॉक्स वो कम हो गए, मतलब कि ग्लूकोज जो था वो बहुत कम रह गया, सारे का सारा आपके पास क्या हुआ कि सोल्यूट निकल गया, और कुछ वाटर की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो बची, तो ये वो कह रहा है कि लेस देन 50-50, तो यहाँ पे 50-50 इक्वल नहीं है बल्कि लेस देन 50 है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर निकल गया, लेकिन जो सॉल्वेंट था वो बढ़ गया। ये ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, इनोलिन और कैरेटिनिन। अब इसमें क्यों इस तरह कहा गया, ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे, ये तकरीबन सेम मोड में इक्वल रहते हैं। इनोलिन और आपके पास जो कैरेटिनिन होती है ना, ये आपके पास क्या होता है कि ये कोई भी इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, जितनी फिल्टर हुई वो सारी की सारी उतनी ही रहती है। तो इस डायग्राम में भी यही बात वो बता रहा है कि आपके पास कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है, जैसे जैसे वो मूव करते हैं पीसीटी में, तो पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, इनकी आपके पास कंसंट्रेशन जो होती है वो तकरीबन सेम रहती है, क्लोरीन, ठीक है, और यूरिया जो होगा वो भी आपके पास ऑलमोस्ट 1.25 के इसके करीब करीब ही रहता है, ये सेम रहता है। कम कौन से हो जाएंगे आपके पास, बाइकार्बोनेट, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, क्योंकि ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनकी जो ट्यूबुलर कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इनोलिन और कैरेटिनिन ये क्यों बढ़े, क्योंकि आपके पास इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, बढ़नी बढ़ती से मुराद ये है कि आपके पास वाटर तो निकल जाएगा, वाटर निकल गया, ये वैसे के वैसे रह जाएंगे क्योंकि इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। और पैरा अमाइनो हैपोरिक एसिड इस वजह से सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी ना सिर्फ आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है बल्कि ये सक्रीट भी हो जाता है, इसकी सक्रीशन भी होती है, तो इस वजह से पैरा अमाइनो हैपोरिक एसिड की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। ट्यूबुलर इनोलिन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बट नॉट अमाउंट, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अमाउंट नहीं बढ़ती, ठीक हो गया। क्यों कंसंट्रेशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहां से इनोलिन आ रही थी तो आपके पास अमाउंट उतनी रही, लेकिन वाटर निकल गया, अगर वाटर निकल गया तो ये ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा अलोंग द पीटी एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, chlorine reabsorption occur at slow rate than the sodium in early PCT and then matches the rate of sodium reabsorption more distally, कि जब वो नीचे आती है तो वो क्लोरीन भी सोडियम के साथ बराबर ही हो जाती है, thus it is relatively concentration increase before इट प्लेट्यूस, ठीक हो गया। तो आपके पास इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो रिलेटिवली ज्यादा ऐसे ही बढ़ती जाती है, कौन कौन से आपके पास, इनोलिन की भी, कैरेटिनिन की और पैरामाइनो हाइपोरिक एसिड की, इस वजह से बढ़ती है क्योंकि इसमें आपके पास सिक्रीशन हो जाती है। ये जो आपके पास बॉक्स है इसमें आप लोग देखें अगर, तो SiADH, अभी इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसी मेन चीज नहीं है। ब्लड प्रेशर इसमें इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लाज्मा रिनिन डिक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन, क्योंकि ये दोनों मैच है, रिनिन बढ़ेगा तो प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। तो ये आपके पास क्यों कम होती है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो किडनी की तरफ वाटर ज्यादा आएगा तो जाहिर बात है रिनिन कम ही रहेगी। बार्टर सिंड्रोम में रिनिन ज्यादा होती है, ठीक हो गया, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये किसका इफेक्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, उसमें आपके पास डिफेक्ट होता है बार्टर का। तो एल्डोस्टेरोन, जब रिनिन ज्यादा है तो एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा होगा। सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम, आपके पास अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास यूरिन कैल्शियम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पैरासेलुलरली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। जिटलमैन सिंड्रोम की बात करें, ब्लड प्रेशर सेम है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन अगर डीसीटी से नहीं हो रही तो रेनिन को रिलीज करवा दिया जाएगा, एल्डोस्टेरोन भी बढ़ जाएगा, सीरम मैग्नीशियम कम हो जाता है और यूरिन कैल्शियम भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बढ़ जाती है अपोजिट साइड पे, बेजोलेटरल साइड के ऊपर आपके पास जो यूरिन कैल्शियम है ना, उसकी, सॉरी, आपके पास जो सीरम कैल्शियम उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, मैं बता चुका हूँ। रीनिन सेक्रेटिंग ट्यूमर अगर होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ये कौन सा होगा, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें प्लाज्मा रिनिन भी बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम में कोई इफेक्ट नहीं है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन रेनिन डिक्रीज होगा, तो ये एमसीक्यूज है, ये अक्सर पूछते हैं वो, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन आपके पास ज्यादा होगा विदाउट एनी रिनिन सिक्रीशन, खुद ब खुद ही वहां पे ट्यूमर ट्यूमर बन चुका है। लिडल सिंड्रोम, ठीक है, लिडल और सेम सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस, इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, प्लाज्मा रिनिन डिक्रीज है, एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास चार्ट था।